नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और अगर दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। यहां पर जो आपके लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं और लीडिंग जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है वहां से आर्टिकल्स पिक किए जाते हैं और आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के संदर्भ में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग लगातार सतत रूप से देखें इस सीरीज को और इसका महत्तम लाभ अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का पेज ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पिक्स वगैरह होती है वो वहां पर ही आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। तो देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले ओ स्मार्ट स्कीम है, उसके बाद एससीओ के बारे में है, उसके बाद एनएफएचएस का सर्वे है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस डेटा का यूज करते हैं हम लोग मेंस के आंसर राइटिंग में और प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। उसके बाद अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में है, लिथियम डिपॉजिट्स है, इजराइल मोरक्को इंक डिफेंस डील है, इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर्स हैं, ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में है और इंडिया यूएस डिजिटल टैक्स डील के बारे में भी बताया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ओ स्मार्ट स्कीम देखेंगे। तो यहाँ पर जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है जिसको चेयर किया है, जो चेयर करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने आज अप्रूवल दिया है जो आपकी अम्ब्रेला स्कीम है, ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है। कुल मिला के ओशियन रिसोर्सेज और उसी से संदर्भित है ये आपकी स्कीम। और किसकी स्कीम है, कौन सी मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की है। और इसको इंप्लीमेंटेशन जो किया जाएगा, जिसकी अवधि बताया जा रहा है 2021 से 2026 के लिए है और 2021 से 2026 के लिए, और 2177 करोड़ रुपए का ओवरऑल कॉस्टिंग इसमें आएगी। ये नॉर्मल सी बात है। अब की पॉइंट्स देखेंगे तो इसमें जो है 7 उप योजनाएं हैं, 7 जो है सब स्कीम्स हैं, ठीक है। नेमली ओशियन टेक्नोलॉजी, ओशियन मॉडलिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, उसके बाद ओशियन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, ओशियन नॉन लिविंग रिसोर्सेज है, मरीन लिविंग रिसोर्सेज है, इकोलॉजी का भी परसेप्शन है, कोस्टल रिसर्च एंड ऑपरेशन है, मेंटेनेंस ऑफ रिसर्च वेसल है, ठीक है। सारे के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो सब स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट भी की जाएंगी। जो ऑटोनॉमस या अटैच्ड इंस्टीट्यूट है, जैसे कि मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई वाला, उसके बाद इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस है, इनकॉइस जिसको बोलते हैं हैदराबाद में, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है गोवा, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी कोची है, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च चेन्नई, ठीक है। ये सब इसमें इन्वॉल्व है। ये आपके राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट्स हैं। अ फ्लीट ऑफ ओशियनोग्राफी एंड कोस्टल रिसर्च वेसल, कोस्टल रिसर्च आपका वेसल भी है, ठीक है ना, ऑफ द मिनिस्ट्री प्रोवाइड रिक्वायर्ड रिसर्च सपोर्ट फॉर द स्कीम। तो जो आपकी आरएनडी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड सपोर्ट होगा उसको भी ये आपका वहां पर उपलब्ध कराने के लिए ये एक पोतों का एक जो बेड़ा है अनुसंधान कार्य में, वो आपका क्या होगा, संलग्न रहेगा, किसमें, तटीय अनुसंधान में। इसके बाद ओ स्मार्ट जो स्कीम है आपकी, मतलब इनकम्पैसिंग इस ओशियनोग्राफिक रिसर्च एक्टिविटीज इज बीइंग इंप्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग फोरकास्ट एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओशियंस। सीधी बात है कि ये जो आपकी, देखिए, ये जो हमारी स्कीम है उससे क्या संदर्भित होगा, ओशियानोग्राफी, आप ब्लू इकोनॉमी को इससे कनेक्ट करके चलिए, ठीक है ना। सबसे ज्यादा रिसोर्सेज की जो संभावना है वह कहां पर है, ओशियन में है, तो वहां पर हमको आरएनडी की आवश्यकता होगी। फिर वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं आपके, ठीक है ना, सजीव और निर्जीव दोनों, बायोटिक अबायोटिक दोनों की बात कर रहे हैं, है ना, रिसोर्सेस में, तो वो सीधा सीधा इकोलॉजी से जाके आपका वहां की बायोडाइवर्सिटी से जाके संदर्भित होगा, ठीक है। उसके बाद समुद्र विज्ञान है ही। तो इन सभी संदर्भों में आरएनडी को बढ़ावा देने के लिए जो भी आपके इनोवेटिव मेजर्स है वो लिए जाएंगे,
ठीक है ना, और वहां पर सर्विलियंस भी किया जा सकेगा, सर्वेक्षण भी किया जा सकेगा, जिसके आधार पे सतत रूप से पूर्वानुमान, ठीक है ना, फोरकास्ट भी कर सकेंगे और सेवाएं भी प्रदान किया जा सकेगा। इसी उद्देश्य से समुद्र विज्ञान अनुसंधान जो है उससे संदर्भित एक्टिविटीज को सम्मिलित करते हुए ओ स्मार्ट योजना को शामिल मतलब लागू किया जा रहा है। इसके बाद देखेंगे आप तो यहां पर दिया गया है, देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी रिलेटेड होगा, एसडीजी से, साइंस टेक सपोर्ट है इसको किसके लिए, ब्लू इकोनॉमी से, और हार्नेस करेंगे यहां पर ओशियन रिसोर्सेज को भी, रिसोर्सेज दोनों आ गए, बायोटेक भी और अबायोटेक भी। अब यहां पर 2021 से 26 के लिए ये जो स्कीम है वुड प्रोवाइड फर्दर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज थ्रू स्ट्रेंथनिंग द ऑनगोइंग एक्टिविटीज। तो जो चल रही हैं अभी की आपकी एक्टिविटीज उसको भी और मोबिलाइज करेंगे, हार्नेस करेंगे, किस तरीके से, स्ट्रेंथन करके जो भी ऑनगोइंग एक्टिविटीज है टुवर्ड डिलीवरिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी एप्लीकेबल फॉर मरीन डोमेन। फोरकास्ट मतलब वही पूर्वानुमान की बात आ गई, चेतावनी प्रणाली हो गई, टू वेरियस कोस्टल स्टेक होल्डर्स। तो इससे जो भी कोस्टल स्टेक होल्डर्स है जैसे मछुआरे हो गए या वहां से जो भी संदर्भित आपके हितधारक है, जो भी अंशधारक है, उनके संदर्भ में बताया जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी टुवर्ड्स कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी फॉर मरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अंडरस्टैंडिंग कोस्टल प्रोसेस। तो सीधी बात है, ये वहां के बायोडाइवर्सिटी, वहां के रिसोर्स, वहां पर पूर्व चेतावनी प्रणाली, वहां के संसाधनों के बारे में R&D, सारी की सारी चीजें जो है इसमें सम्मिलित है और इसमें व्यापक कवरेज इनको दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव पहले ही पता चल गया हमको कि इसमें अपडेट करेंगे इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू मरीन लिविंग रिसोर्सेज और उनका रिलेशनशिप किससे, वहां के फिजिकल एनवायरमेंट से, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ठीक है। और इसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि पीरियोडिकली मतलब कुछ समय अवधि में मॉनिटर लेवल जो होगा सी वाटर पॉल्यूटेंट्स का फॉर हेल्थ असेसमेंट ऑफ कोस्टल वाटर ऑफ इंडिया, टू डेवलप शोर लाइन चेन मैप्स फॉर असेसमेंट ऑफ कोस्टल इरोजन ड्यू टू नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो जो भी आपकी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है आपका कोस्टल एरिया में, तटीय कटाव तो नहीं हो रहा है ना, वहां पर तटीय जो भी आपकी इकोलॉजी है, जो भी आपका तटीय संदर्भ है, वहां पर किसी भी तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा। अगर पड़ भी रहा है तो उसका आकलन करेंगे और समय समय पर उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, पॉल्यूटेंट्स के बारे में। कुल मिला के तटीय जल के स्वास्थ्य मूल्यांकन भी उसमें संदर्भित है ना, तो सारी एंगल्स उसमें आ जाएंगे, नॉर्मल सी बात है ये। टू डेवलप अ वाइड रेंज ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम फॉर द एक्विजिशन ऑफ रियल टाइम डेटा फ्रॉम द सी अराउंड इंडिया। तो सीधी बात है, यहां से रियल टाइम डेटा का हमको एक्सेस होगा, है ना, तो उससे भी जो है हम बहुत सारी जानकारी को एकत्रित कर पाएंगे और अत्याधुनिक महासागर जो अवलोकन प्रणाली है उसको मूर्त रूप दे पाएंगे। इसके बाद यहां पर सामाजिक लाभ भी होगा। देखिए लाभ देखेंगे तो यहां पर पर्यावरणीय लाभ भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है ना, सारे तरीके के यहां पर फायदे होंगे। अब टू जनरेट एंड डिसेमिनेट अ सूट ऑफ यूजर्स ओरिएंटेड ओशियन इंफॉर्मेशन एडवाइजरीज वार्निंग डेटा एंड डेटा प्रोडक्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो वही चीजें हैं, लिखने का तरीका यहां पर बदल दिया गया। इसके अलावा हाई रिजोल्यूशन मॉडल्स का यूज किया जाएगा, है ना, डेवलप किया जाएगा, किस लिए, ओशियन फोरकास्ट के लिए और रीएनालिसिस सिस्टम के लिए। इसके बाद एल्गोरिदम को डेवलप किया जाएगा ताकि वैलिडेट किया जा सके सैटेलाइट डेटा को, किसके लिए, कोस्टल R&D के लिए, एंड मॉनिटर चेंजेस इन द कोस्टल रिसर्च। तो ठीक बात है, उसमें सुपरविजन की बात है, मॉनिटरिंग की बात है, सैटेलाइट से वैलिडेशन की बात है ना, तो ये टेक्नोलॉजी का ही यूज कर रहे हैं। इसके बाद एक्विजिशन ऑफ 2 कोस्टल रिसर्च वेसल, ऊपर ही बात की हमने, एज रिप्लेसमेंट ऑफ 2 ओल्ड CRVs जो आपके पुराने कोस्टल से रिलेटेड रिसर्च वेसल थे, उनको ये आपके क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे फॉर कोस्टल पॉल्यूशन मॉनिटरिंग। तो कोस्टल पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम से संदर्भित है आपका, ठीक है ना। तो वैसे भी सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी महासागरों में पाई जाती है, आप लोगों को पता है, तो वहां पर उसको हमको क्या करना है, उसको संरक्षित करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्टिंग ऑफ वेरियस अंडर वाटर कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, नॉर्मल सी चीजें हैं, उसी को एलोबरेट करके लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ये आर्टिकल है SCO से रिलेटेड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो ये इसका कंटेक्स्ट क्या है, अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने कंडेम किया है ना, ये बोला है कि जो चाइना और जो आपका मतलब पाकिस्तान है, ये द्विपक्षीय संबंधों को वहां पर बार बार हाईलाइट करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जबकि ये बहुपक्षीय संस्था है ना, तो इसकी प्रासंगिकता पर वो क्या करा रहे हैं, मतलब
क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और उसके प्रयासों की निंदा भी की है कि कई देशों में जो इस संगठन के अंतर्गत द्विपक्षीय मुद्दों को बार बार हाईलाइट करते हैं, तो इस जो प्लेटफॉर्म को बनाया गया था जिस एसेंस से, वो वहां पर पूरा नहीं हो रहा। तो मामला यह है कि चाइना और पाकिस्तान ने डेलिबरेटली ट्राई किया यहां पर बायलैटरल इश्यूज को उठाने का एससीओ में, और ये वायलेशन है वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल एंड नॉर्म्स का जो एससीओ के चार्टर्ड में है। सच एक्ट्स आर काउंटर प्रोडक्टिव टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्शियस एंड कॉर्पोरेशन दैट डिफाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड बी कंडेम्ड। वही मैंने बताया कि जो इस संगठन के चार्टर्स में संदर्भित है कि भैया बहुपक्षीय मुद्दों को, क्षेत्रीय मुद्दों को लाना है, तो आप द्विपक्षीय मुद्दों को उठाकर वहां पर इस संस्था की प्रासंगिकता पर, है ना, उसके औचित्य पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। वही बात है। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि while addressing the meeting of the SCO Council of Heads of Government that was held virtually, किसकी चेयरमैनशिप में हुआ है? ये कजाकिस्तान की चेयरमैनशिप में हुआ है और वर्चुअली हुआ है। इन्होंने ये भी बोला कि नीड फॉर रिफॉर्म्ड एंड इनवोगरेटेड मल्टीलैटरलिज्म टू रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। तो उन्होंने बोला कि जो अभी यथार्थ है ना, समकालीन संदर्भों में, उसके संदर्भ में हमको मल्टीलैटरलिज्म, बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर बात की है, ना कि ये आपके जो बायलैटरल इश्यूज को वहां पर उठाते हैं। तो एससीओ के बारे में बताया जा रहा है। इसके संदर्भ में एससीओ पैक्ट हुआ था और ये एक यूरेशियन, मतलब यूरोप और एशिया, इसके कंट्रीज हैं इसमें, और ये राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा से संदर्भित आपका अलायंस है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है, ये याद रखेगा। अब इसमें अगर ज्योग्राफिकल, अगर ऐसे देखें कि ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है, कितनी पॉपुलेशन इसके अंतर्गत है ना, ये वर्ल्ड की जीडीपी में कितना योगदान देती है, तो ये आपका सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन में से एक है, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भी और जनसंख्या के भी हिसाब से। और यूरेशियन जो आपका कॉन्टिनेंट है, उसमें 5वें हिस्से से थर्ड पार्ट को ये कवर करता है ना, 3/5 हो गया आपका, ठीक है। और उसके अलावा 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहां पर रिसाइड करती है और मोर देन 20% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो ग्लोबल जीडीपी में, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 20% से अधिक इसका क्या है, योगदान है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जान सकते हैं, हम लिख सकते हैं अपने पास, नोट्स में एम्बेडेड करके रख सकते हैं। संघाई 5 ग्रुप को क्रिएट किया गया था 26 अप्रैल 1996 को, जब एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑन डीपनिंग मिलिट्री ट्रस्ट इन बॉर्डर रीजन्स इन संघाई। किसके, तो इसमें हेड ऑफ स्टेट्स किसके बीच में हुई थी, तो हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ चाइना था इसमें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। इसके बाद 2001 में, 15 जून 2001 में संघाई चाइना में क्रिएशन हुआ किसका, एससीओ का, और एससीओ चार्टर को साइन किया गया ड्यूरिंग द सेंट पीटर्सबर्ग एससीओ हेड्स ऑफ द स्टेट मीटिंग इन जून 2002। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद ये फोर्स में आया आपका 19 सितंबर 2003 में। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है रशिया और चाइना है ना, रशियन और चाइनीज है। एससीओ में अभी जो है 9 मेंबर्स हैं, क्योंकि इसमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी आ गया, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ये याद रखिएगा। उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान दोनों जो है आपके बाद में ऐड किए गए, और फिर ईरान भी, ठीक है। तो इसके मेंबर स्टेट को आप देख जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर डायग्राम के थ्रू इसको समझाया गया, आप लोग देख सकते हैं इसको। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका यह है कि स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है म्यूचुअल ट्रस्ट को, आपसी सामंजस्य को, आपसी विश्वास को, और नेबर लाइंस अमंग द मेंबर स्टेट्स, ठीक है। तो पड़ोसी देशों के मध्य और आपसी विश्वास और सामंजस्य को यहां पर मजबूत करना है और प्रमोट करना है इफेक्टिव कॉपरेशन को इन ट्रेड, किस किस फील्ड में, ट्रेड में, पॉलिटिक्स में, रिसर्च में, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी में एंड कल्चर में। इसके बाद यहां पर एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, टूरिज्म और भी क्षेत्र हैं जिनके विकास से संदर्भित जो भी मुद्दे हैं उनको वहां पर सशक्त करना है। मेकिंग ज्वाइंट एफर्ट टू मेंटेन एंड एंश्योर सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी एंड पीस इन द रीजन। तो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और पीस तो हर संस्था के अंतर्गत आप देखेंगे तो ये उसका क्या रहता है, एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है। तो क्षेत्र में जो है सुरक्षा, शांति, स्थिरता बनाए रखना, जब ये सब होगा तभी वहां पर इकोनॉमिक भी स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल भी स्टेबिलिटी आएगी। मूविंग टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक, रैशनल एंड फेयर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। ये आपका जो है, ये बिल्कुल जो चार्टर में लिखी हुई चीज है कि लोकतांत्रिक, तर्कसंगत, निष्पक्ष नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना और उस पर क्या करना, प्रगति करना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है, एनएफएचएस सर्वे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। इसके कुछ डेटा हम अपने पास रखते हैं ताकि
मेंस के जो भी आंसर लिख रहे हैं हम उसमें इसको यूज कर सके। तो ये किसने जारी किया है? तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ इंडिकेटर्स इन द कंट्री, और ये अब रिलीज किया जा चुका है। तो की पॉइंट्स देखेंगे, इसके 4 राउंड्स हुए हैं अभी तक एनएफएचएस के, 92, 93, फिर 98, 99, फिर उसके बाद 2005, 6 और फिर 15, 16। तो यहां पर देखेंगे कुछ फाइंडिंग्स इसकी जो इंपॉर्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। अब जो टीफीआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 2.0 हो गया है, जबकि एनएफएचएस जो आपका 4 था उसमें 2.2 था। ठीक है, तो अब कितना हो गया? 2.0। इसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो यूज है उसमें भी इंक्रीमेंट देखा गया है, कितना? 53.5% से 66.7%। इंस्टीट्यूशनल जो संस्थागत जो आपकी डिलीवरी की जाती है, इंस्टीट्यूशनल जो बर्थ्स हैं, उनमें भी इंक्रीमेंट देखा गया 78.9% से 88.6%। यहां पर रिपोर्ट में यह भी देखा गया कि उत्तर प्रदेश, जहां पर 1.5% वुमेन जो जिनकी एज 30 से 49 के बीच में है, हैव अंडरगॉन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर इन लाइफ, मैनी हेल्थ इंडिकेटर्स हैव इंप्रूव्ड इन द स्टेट। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि केवल 1.5% महिलाओं ने वहां पर सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कराया हुआ है, और इस राज्य में कई जो स्वास्थ्य संकेतक हैं उनमें सुधार हुआ है। ये डायग्राम एक बार आप लोग देख जाइएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट है कि इंडिया माइट टू बी फूड सिक्योर बट न्यूट्रिशन इज अ प्रॉब्लम फॉर एडल्ट्स। तो मतलब न्यूट्रिशन की जो है वो प्रॉब्लम आ रही है एडल्ट्स में। थ्रू इंडिया माइट हैव अचीव्ड फूड सिक्योरिटी, 60% ऑफ इंडियंस कैन नॉट अफोर्ड न्यूट्रिशियस डाइट्स। तो फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर हो गया, लेकिन अगर खाद्य सुरक्षा है और उस खाद्य सुरक्षा से पोषण प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? वहां पर हमारा जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वही विफल हो जाएगा। तो यहां पर वही डेटा बताया जा रहा है कि फूड सिक्योरिटी तो अचीव कर लिया भारत ने, लेकिन 60% इंडियंस अभी भी जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे न्यूट्रिशियस डाइट को। इसके बाद एनएफएचएस 5 के अंतर्गत बताया जा रहा है कि 1.1% वुमेन जो अर्बन एरियाज में है और 1.7% वुमेन जो रूरल एरियाज में है, वो अंडर वेंट स्क्रीनिंग है। ठीक है ना, उनकी स्क्रीनिंग की गई। अब उसमें रूरल वुमेन ने जो स्कोर किया है, बेटर किया है विद रिस्पेक्ट टू अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो ये आपकी स्पेशल फाइंडिंग है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद नंबर ऑफ वुमेन की बात बता रहे हैं यहां पर 30 से 49 ईयर्स के बीच की, हु हैड अंडरगॉन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फॉर कैंसर फॉर वाज जस्ट 0.4% इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया सर्वे। तो यहां पर 0.4% की सैंपलिंग बता रहे हैं, है ना, वहां पर ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए। तो अब यहां पर number of women who undergone for oral cavity examination for cancer was only 0.6% rural as well as urban areas। इसके बाद इसमें यह भी बताया जा रहा है कि सेक्स रेशियो भी इंप्रूव्ड हुआ है स्टेट्स में। सेक्स रेशियो जो टोटल पॉपुलेशन में है वो आपका 1017 है, ठीक है ना, एज अपोज टू 995 इन एनएफएचएस 4। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी फाइंडिंग है। इसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बताया जा रहा है कि ये लार्ज स्केल है, मल्टी राउंड सर्वे भी है, जो कंडक्ट किया जाता है इन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड थ्रू आउट इंडिया। तो जो भी हमारे यहाँ भारत में परिवार है, घर है, फैमिली है, उनके संदर्भ में ये सैंपलिंग लेके, डेटा लेके, फिर वहां से ये डेटा जो है ये बताया जाता है। 3 राउंड्स ऑफ द सर्वे, 3 राउंड होते हैं, हैव बीन कंडक्टेड सिंस द फर्स्ट सर्वे 1992-1993 यहां से स्टार्ट हुआ था। ये प्रोवाइड करता है स्टेट और नेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन, किस संदर्भ में? फर्टिलिटी के संदर्भ में, इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी, प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताता है, न्यूट्रिशन के बारे में, एनीमिया यूटिलाइजेशन मतलब एनीमिया के बारे में, और उसके बाद क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में भी बताया जाता है। और इसमें जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस है, जो कि मुंबई में बेस्ड है। ये एज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कोऑर्डिनेशन एंड टेक्निकल गाइडेंस फॉर द सर्वे। तो ये नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, और जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा हेल्थ से रिलेटेड है, ये भी जीएस पेपर 2 में आ जाएगा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। तो अभी जो है एकदम से अचानक से जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है वियतनाम में एकदम से स्प्रेड हो रहा है, और स्थानीय जो कृषि उद्योग है उसमें वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसके बाद वहां पर पिछले साल की अपेक्षा अब 3 गुना अधिक जो है सुअरों को जो है किल किया जा चुका है, मारा जा चुका है। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो आउटब्रेक है इस ईयर वो स्प्रेड हुआ 2275 एरियाज में इन 57 आउट ऑफ कंट्रीज 63 cities and provinces। गवर्नमेंट ने बोला है एडिंग दैट द अथॉरिटीज हैव सो फॉर दिस ईयर कल्ड
230,000 हॉक्स। तो ये नॉर्मल सी न्यूज़ है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको ये जानना है कि ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है क्या, कैसे जो है ये स्प्रेड होगा। तो ये इसके बारे में बताया जा रहा है कि डज नॉट अफेक्ट ह्यूमंस बट कैन बी कैटास्ट्रोफिक फॉर पिग्स। तो ये सुअरों के लिए विनाशकारी हो सकता है लेकिन मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद ये सीवर वायरल डिसीज है। कैसी डिसीज है? वायरल डिसीज है। ये क्या इफेक्ट करेगी? वाइल्ड और डोमेस्टिक पिग्स को, टिपिकली रिजल्टिंग इन एन एक्यूट हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये आप सुनते होंगे डेंगू के संदर्भ में भी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है ना, हेमोरेजिक बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये तीव्र रक्त स्रावी बुखार होता है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह होती है। जैसे बोलते हैं ना डेंगू में 10,000 से नीचे अगर प्लेटलेट्स हो गए तो आंतरिक रूप से ब्लीडिंग होगी बहुत ज्यादा और उसको यही बोला जाता है और मृत्यु हो जाएगी। अब इसके बाद जो यहां पर कुछ डायग्राम के थ्रू बताया गया, आप लोग देख जाइएगा। यहां पर इस रोग की अगर केस फैटेलिटी रेट देखा जाए, है ना, डिसीज से संदर्भित केस फैटेलिटी रेट, तो ऑलमोस्ट 100% है। इसके स्प्रेड होने से संचरण के माध्यम से संक्रमित या जंगली जो सुअर है ना, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, उसके साथ अगर संपर्क होगा या दूषित सामग्री जैसे खाद्य अपशिष्ट हो गया, चारा हो गया, उससे रिलेटेड वेस्ट हो गया, जैविक वेक्टर हो गया जैसे टिक विक, तो उसके भी अप्रत्यक्ष संपर्क इसमें शामिल है। ट्रांसमिशन के ये आपके वेज बता रहे हैं, ठीक है ना। सिम्टम्स जो है इसका ये है कि इसको कैरेक्टराइज किया जाता है, इसमें सडन डेथ हो जाती है पिग्स की। अदर मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिसीज इंक्लूड हाई फीवर होता है, डिप्रेशन, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है ना। उसके बाद हेमोरेजिक्स हमने देख लिया इन द स्किन्स, वॉमिटिंग एंड डायरिया अमंग अदर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो डिटर्मिनेशन है आपका एएसएफ का इज मेड थ्रू लैबोरेटरी टेस्टिंग एंड इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम क्लासिकल स्वाइन फीवर। तो जो क्लासिकल स्वाइन फीवर था उससे ये आपका अलग है। ये साइन जो है वो सिमिलर है ASF के, बट इज कॉज्ड बाय अ डिफरेंट वायरस फॉर विच अ वैक्सीन एग्जिस्ट। तो जिसके लिए वैक्सीन एग्जिस्ट करती है, उपलब्ध है, उससे डिफरेंट वायरस है आपका ये। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि ये आपका लेथल है। इट इज लेस इन्फेक्शियस देन अदर एनिमल डिसीज सच एज फूट एंड माउथ डिसीज। तो ये भी जानवरों में होने वाला आपका रोग है। बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो अप्रूव्ड वैक्सीन, अभी तक कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं इसके संदर्भ में, विच इज ऑल्सो अ रीजन वाई एनिमल्स आर कल्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो ये है कि यहाँ पर अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए संक्रमण फैलाने वाले जानवरों को ही मारा जा रहा है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब एनी कंट्री विद अ पिग सेक्टर is at risk of the spread of the disease and its spread is most likely via meat arriving abroad ships। सीधी बात है कि अगर किसी कंट्री में ये आपका स्प्रेड हो गया और वहां से मीट को क्या किया जा रहा है, आपका एक्सपोर्ट किया जा रहा है शिप्स और प्लेन्स के थ्रू, तो वहां से वो स्प्रेड हो सकता है दूसरी कंट्री में भी, विच इज इनकरेक्टली डिस्पोज्ड ऑफ एंड बाय मीट कैरीड बाय इंडिविजुअल ट्रैवलर। तो व्यक्तिगत जो मतलब इंडिविजुअल कोई व्यक्ति अगर वहां से ट्रैवल कर रहा है उससे भी हो सकता है, या फिर उस देश के माध्यम से अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो उससे भी ये स्प्रेड हो सकता है। अब यहाँ लिथियम के भंडार के बारे में बताया जा रहा है, रिसोर्सेज के बारे में पेपर 3 में रख सकते हैं आप इसको। तो अ नंबर ऑफ चाइनीज कंपनीज हैव ऑलरेडी बिगन ऑन साइट इंस्पेक्शन ऑफ पॉसिबल प्रोजेक्ट्स टू टैप लिथियम डिपॉजिट्स, है ना, लिथियम आयन बैटरी आप लोग देखते ही होंगे, इन अफगानिस्तान हैविंग रिसीव्ड द ग्रीन लाइट टू डू सो फ्रॉम द तालिबान रेजिम। अब ये कंटेक्स्ट है, की पॉइंट देखना है। अफगानिस्तान के पास सिग्निफिकेंट रिजर्व है, कॉपर भी है, वहां पर गोल्ड भी है, जेमस्टोन्स भी है, बेरिलियम भी है, आयरन ओर है, मार्बल है, ऑयल है, गैस है और रेयर अर्थ मटेरियल है। बहुत सारे संसाधन है वहां पर। अभी जो एस्टिमेट लगाया गया है सजेस्ट द वर्थ ऑफ अनटैप्ड मिनरल्स कुड बी एज हाई एज $3 ट्रिलियन, ठीक है ना। ये जो है कुल मौद्रिक मूल्य उसका लगाया गया है लगभग में। अब लिथियम के बारे में बताया जा रहा, तो ये केमिकल एलिमेंट है, इसका जो सिंबल है Li है, एटॉमिक नंबर इसका क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये 3 है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3। अब ये सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट एल्कली मेटल है, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर हम मानक परिस्थिति की बात करें तब की। इट इज द लाइटेस्ट मेटल, ये सबसे हल्का मेटल है और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है। तो अल्कली मेटल जैसे अन्य आपके अल्कली मेटल्स होते हैं, वैसे ही लिथियम भी हाईली रिएक्टिव है और फ्लेमेबल भी है ना, फ्लेमेबल भी है, एंड मस्ट बी स्टोर्ड इन वैक्यूम, इसको वैक्यूम में स्टोर करना पड़ता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर और इनर्ट लिक्विड सच एज प्यूरिफाइड केरोसिन और मिनरल ऑयल, इसके अंतर्गत इसको संग्रहित किया जाना चाहिए। व्हेन कट इट एग्जिबिट्स अ मेटेलिक luster but moisture corrodes it quickly to a dull silver gray then black
टार्निश। जो सीधी बात है, जब इसे काटा जाता है तो इसकी धात्विक चमक वो प्रदर्शित करता है, लेकिन जो नम वायु होती है उसके कारण ये जैसे जंग लगी चांदी का रंग होता है वैसा ही भूरे रंग में ये परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद फिर ये काले रंग में, मतलब थोड़ा सा धूमिल स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, वो बताया जा रहा है, ब्लैक टार्निश जो लिखा गया है ना। इसके बाद यहाँ पर इट नेवर ऑकर्स फ्रीली इन नेचर, ये फ्रीली नेचर में नहीं पाया जाता, बट ओनली इन यूजुअली आयनिक कंपाउंड्स के रूप में पाया जाता है, सच एज जैसे पेगमेटिक मिनरल्स हो गए विच वर वंस द मेन सोर्स ऑफ लिथियम। तो ये नॉर्मल सी जानकारी, इसके बारे में कुछ पूछा भी जाएगा तो बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट आता है साइंस टेक्स्ट से, है ना, यूपीएससी में। तो ड्यू टू इट्स solubility एज एन आयन, इट इज प्रेजेंट इन ओशन वाटर एंड इट इज कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राइन्स, ठीक है ना। तो लवणीय जल से प्राप्त होता है और आयन के रूप में घुलनशीलता के इसके गुण के कारण ये समुद्री जल में उपस्थित होता है, पाया भी जाता है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। और लिथियम और उसके जो कंपाउंड होते हैं उसके कई आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, जिसमें हम देख सकते हैं हीट रेजिस्टेंस ग्लास बनाने में, सेरामिक्स बनाने में, लिथियम ग्रीस लुब्रिकेंट बनता है, फ्लक्स एडिटिव्स बनाए जाते हैं आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए, लिथियम की बैटरीज बनती ही हैं, लिथियम आयन बैटरीज आपको पता ही है। तो दीज यूज कंज्यूम मोर देन 3/4 ऑफ लिथियम प्रोडक्शन। तो ये जो 3/4 है आपका खपत, वो इन्हीं से संदर्भित है ना, ये बताया जा रहा है। अब इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम और नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। यहां पर इजराइल मोरक्को और ने यहां पर क्या किया है, डिफेंस डील किया है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन किया है आपका, जो आपका एक फाउंडेशन बनाएगा फॉर सिक्योरिटी कॉपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड फ्यूचर आर्म्स सेल्स। तो आप यहां पर देखेंगे अल्जीरिया, मोरक्को, ठीक है, तो ये आप देख जाइएगा मैप में। इसके बाद यहां पर की पॉइंट्स देखेंगे कि ये जो है लास्ट वीक इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं बेनी गैंट्स, उनकी मोरक्को यात्रा के दौरान ये जो है आपका संदर्भित है, उसी समय ये आपका एग्रीमेंट किया गया। इसमें जो है पिछले साल जो यूएसए के द्वारा मध्यस्थता की गई थी, जिसको अब्राहम समझौते के हिस्से के पश्चात इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए गए थे, उसी का कंटिन्यूएशन है ये आपका। मोरक्को और जो यूएई है, बहरीन और सूडान, उन्होंने साइन किया था एग्रीमेंट नॉर्मलाइज करने के लिए रिलेशन किसके साथ, इजराइल पैलेस्टीन, ये आप मैटर जानते होंगे। 2020 में एज पार्ट ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड्स, अब याद रखिएगा अब्राहम अकॉर्ड डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, विच वर ब्रोकर्ड बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उसमें मध्यस्थता की जो भूमिका थी वो ट्रंप प्रशासन के द्वारा निभाई गई थी। अब इजराइल और मोरक्को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं लो लेवल डिप्लोमेटिक रिलेशन इन द 1990s। उस समय में इनके पास बहुत ही कम, मतलब निम्न स्तरीय राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए थे, लेकिन 2000 में जब पैलेस्टाइन में फिलिस्तीनी विद्रोह हुआ तो उसके बाद मोरक्को ने उसे समाप्त कर दिया। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो दो स्टेट्स हैं हैव मेंटेन्ड इनफॉर्मल रिलेशंस, नियरली 500,000 इजराइलीज क्लेम मोरक्कन हेरिटेज और मोर देन 2 lakhs जो हैं आपके इमिग्रेटेड टू इजराइल आफ्टर द फाउंडिंग ऑफ द स्टेट इन 1948 एंड थाउजेंड्स विजिट द कंट्री ईच अदर। तो नॉर्मल सी चीज है, यहां पर इसको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखेंगे अब्राहम अकॉर्ड के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जॉइंट स्टेटमेंट है बिटवीन स्टेट ऑफ इजराइल एंड यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में 13 अगस्त 2020 को, डेट याद नहीं रखनी है। इसके बाद अगर देखें तो इस शब्द का जो इस्तेमाल होता है ना सामूहिक रूप से, तो इजराइल यूएई, ठीक है, उसमें इजराइल यूएई है, उसके बीच जनरलाइज्ड एक एग्रीमेंट है, और बहरीन, क्रमशः बहरीन इजराइल सामान्यीकरण समझौते के बीच समझौतों के लिए किया गया था। कुल मिला के यहां पर रीजन में जो आप इनसिक्योरिटी देखते हैं, इंस्टेबिलिटी देखते हैं, तो वहां पर स्टेबिलिटी लाने के लिए ऐसा जो है इनिशिएटिव लिया गया था। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बारे में बताया जा रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उसने यहां पर स्टार्ट किया है वर्क टू फाइनलाइज इट्स रिकमेंडेशन फॉर प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स एज अ सर्विस टू स्टेट एंड स्मॉलर सिटीज, ठीक है। की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर सितंबर में जो सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी की बैठक हुई। उसके बाद केंद्र ने 60 सूत्री कार्य योजना तैयार की है। तो जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है हमारा, विच एम्स एट डेवलपिंग 100 सिटीजन फ्रेंडली एंड सेल्फ सस्टेनेबल अर्बन सेटलमेंट, देख रहे हैं सिटीजन फ्रेंडली और सेल्फ सस्टेनेबल अर्बन सेटलमेंट से संदर्भित जो स्मार्ट सिटी डेवलप किया जा रहा है, इंक्लूड सेटिंग ऑफ ICCS फॉर ईच सिटी एज अ वाइटल स्टेप। तो वहीं पर इसको भी बनाया जाएगा।
अब ये डिजाइंड किया गया है किस लिए, इनेबल करने के लिए अथॉरिटीज को, ताकि वो मॉनिटर कर सके स्टेटस ऑफ वेरियस एमिनिटीज इन रियल टाइम। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग से रिलेटेड है। वर इनिशियली एम्ड एट कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग वाटर एंड पावर सप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सैनिटेशन है, फिर ट्रैफिक मूवमेंट है, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट है, सिटी कनेक्टिविटी है और इंटरनेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड रियल टाइम मॉनिटरिंग वहां पर असेसमेंट किया जाएगा। जबकि ये जो सेंटर है विल नाउ ऑल्सो मॉनिटर वेरियस अदर पैरामीटर्स, और भी पैरामीटर्स को ये आपके मॉनिटर करेंगे, और ये लिंक्ड होगा आपका CCTNS से, जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है। ठीक है, ये नेटवर्क जो होगा आपका, इसके अंतर्गत फिर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर सुरक्षा, हमारा पुलिस व्यवस्था आ गई वहां पर। अब सोर्सेस के माध्यम से देखें तो बताया जा रहा है जो आपकी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसका एम क्या है, तो फाइनलाइज करने का है ICCC मॉडल को और इंप्लीमेंट करना है एज अ पायलट प्रोजेक्ट। सबसे पहले जो 6 मेजर स्टेट्स हैं, यूपी में, महाराष्ट्र में, MP में, कर्नाटक में, राजस्थान में और तमिलनाडु में। तो ये जो आपके ICCCs हैं आपके हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड इन 69 सिटीज, 69 जिलों में इसको स्टार्ट किया जाएगा। विथ अगरतला, इंदौर एंड बड़ोदरा रैंक द बेस्ट फॉर अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ऑफ दीज सेंटर्स। ठीक है, तो उनके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। 69 शहरों में परिचालित किया गया ये, और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है अगरतला, इंदौर और वडोदरा के केंद्रों को दिया गया है। इन केंद्रों के साथ स्थायी व्यापार मॉडल के लिए ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अब स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये आपका अर्बन रिन्यूएबल एंड रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, इसका मिशन क्या है, डेवलप करना स्मार्ट सिटी अक्रॉस द कंट्री, मेकिंग देम सिटीजन फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल, ये कीवर्ड है आपका। इसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री जो है अर्बन डेवलपमेंट के, वो रिस्पॉन्सिबल है। यूनियन जो मिनिस्ट्री है वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर इंप्लीमेंटेशन द मिशन, इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए जो भी कोलैबोरेशन होगा स्टेट गवर्नमेंट से और रिस्पेक्टिव सिटीज से। मिशन में इनिशियली इंक्लूडेड थे 100 सिटीज with the deadline for completion of the project set between 2019 to 2023। स्मार्ट सिटी के बारे में यहां पर बताया जा रहा है, आप लोग देख जाइएगा, मैप वगैरह दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो आपका GS पेपर 3 से है। ग्रीन बॉन्ड्स की बात की जा रही, नॉर्मल बॉन्ड मार्केट जैसे पढ़ते होंगे तो ये आपका ग्रीन बॉन्ड है। तो अभी SBI ने लिस्ट किया है ना 650 मिलियन ग्रीन बॉन्ड्स डॉलर को साइमल्टेनियसली ऑन द इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड द लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। अब ग्रीन बॉन्ड के बारे में बताया जा रहा है। तो ये एक तरीके का फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिकली टू सपोर्ट स्पेसिफिक क्लाइमेट रिलेटेड और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो इसको जो है आपका क्यों लॉन्च किया जाता है, तो ये आपका जलवायु संबंधी या पर्यावरणीय संदर्भित जो परियोजनाएं हैं उनका समर्थन करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स जो होते हैं डिजाइंड होते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं वो डेजिग्नेटेड बॉन्ड्स होते हैं, इंटेंडेड टू इनकरेज सस्टेनेबिलिटी एंड टू सपोर्ट क्लाइमेट रिलेटेड और अदर टाइप्स ऑफ स्पेशल एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो नॉर्मल सी चीजें वही बता रहे हैं। अब अगर यहां पर स्पेसिफिकली देखें तो ये ग्रीन बॉन्ड एक तरीके का फाइनेंस प्रोजेक्ट है, फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं आपको, जिसका एम होता है एनर्जी एफिशिएंसी, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, क्लीन वाटर की, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। तो जितने एस्पेक्ट हैं उसमें क्या इको फ्रेंडली या एनवायरमेंट में जो आपका पॉजिटिव इंपैक्ट डाले वैसे डायमेंशंस को इसमें एम्बेडेड किया जाता है ना, और उनको लेके फिर ग्रीन बॉन्ड वहां पर जारी किया जाता है। दे आल्सो फाइनेंस द कल्टीवेशन ऑफ एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज एंड द मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से जो आपका रिलेटेड एस्पेक्ट है आप उसको इसमें एम्बेडेड कर सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स में कम विथ टैक्स इंसेंटिव, इसमें टैक्स इंसेंटिव भी होता है। आप लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्बन ट्रेडिंग वगैरह भी देखी होगी, है ना, उसके अंतर्गत भी आप देखेंगे टू एनहांस देयर अट्रैक्टिवनेस टू इन्वेस्टर्स। वर्ल्ड बैंक इसका मेजर इशूअर है ना, इशू करने वाला ग्रीन बॉन्ड को, और इसने अभी तक 164 ऐसे बॉन्ड को 2008 से लेकर लॉन्च किया है, और इसकी वर्थ देखा जाए तो 14.4 बिलियन डॉलर है ना, कंबाइंड जो वर्थ बता रहे हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको याद नहीं करना है। यहां पर 2020 तक देखा जाए तो टोटल जो इशू हुए आपके ग्रीन बॉन्ड उनका वर्थ बताया जा रहा है 270 बिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव, उसने ये बताया है। क्यूमुलेटिव जो इशुएंस है आपका 2015 में इज ओवर 1 ट्रिलियन था। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल से चीज है, ये डेटा याद नहीं करना है। अब यहां पर बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि पहला जो ग्रीन बॉन्ड है वो इशू किया गया था 2007 में। ठीक है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ग्रो किया स्लोली,
ठीक है ना, और अब तो धीरे धीरे उसमें और तेजी देखी जा रही है। ग्लोबल जो ग्रीन इनिशिएटिव है वो आपका पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव हेल्प्ड इस पर दिस एक्सपेंशन। तो सीधी बात है, जलवायु परिवर्तन पे पेरिस समझौता, आईएनडीसी वगैरह आप लोगों को पता होगा, और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जैसे जो भी वैश्विक हरित पहल है उसने इसके विस्तार को और भी मतलब कैटलाइज किया है ना, बढ़ावा दिया है। अब स्ट्रॉन्ग डिमांड है अभी ग्रीन बॉन्ड्स की, इज ऑल्सो ड्राइविंग ग्रोथ with major investors from asset managers to insurers, है ना, insurers and pension funds keen to scoop them up. Just look at that EU deal, orders exceeded the securities available by more than 11 times. तो मतलब ये देखेंगे कि जो भी ऑर्डर के लिए उपलब्ध सिक्योरिटीज थी EU के संदर्भ में बता रहे हैं, उनके डील को देखें तो वो उससे 11 टाइम्स अधिक हो गए थे, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद सच इज द डिमांड दैट इट कैन कॉस्ट लेस टू इश्यूज ग्रीन बॉन्ड्स देन द कन्वेंशनल वैरायटी। तो इसमें जो है ग्रीन बॉन्ड जारी करने में लागत भी कम आ सकती है जो ट्रेडिशनली लॉन्च किए जाते थे, है ना, ये एक तरीके की डिमांड की जा रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल, ये भी आईआर से रिलेटेड है। इंडिया यूएस ने डिजिटल टैक्स डील को साइन किया है, तो डिसाइड किया है इंडिया और यूएस गवर्नमेंट ने ट्रांजिशनल अप्रोच के लिए टू डिजिटल सर्विस टैक्स इंपोज बाय द गवर्नमेंट। अब इशू क्या है, तो यूएस ने यहां पर अनाउंस किया था लास्ट ईयर इस साल मतलब जनवरी में, इसी वर्ष जो है जनवरी में, कि दैट इंडियाज इक्वलाइजेशन लेवाई वाज डिस्क्रिमिनेटरी एंड एक्शनेबल। ठीक है ना, उन्होंने बोला कि इंडिया की जो लेवी है वो आपकी डिस्क्रिमिनेशन है, विभेदीकरण पर आधारित है और एक्शनेबल है। और फिर मार्च में उन्होंने प्रपोज किया 25% रिटेलिएटरी टैरिफ्स ऑन अबाउट 40 प्रोडक्ट्स, जिसमें श्रिम्प्स था आपका, वुडन फर्नीचर, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी आइटम और बासमती राइस। तो ये तो आपका मुद्दा हो गया। अब ये जो लेवाई है उसमें एडअप किया टू अबाउट $55 million, which was the approximate amount of DST payable by US based companies such as Google है, आपका LinkedIn है, Amazon है, Facebook है, as per calculation made by the USTR। तो उसके द्वारा जो राशि है, उसके द्वारा जो संस्था के द्वारा जो है यहां पर गणना के अनुसार यहां तक इतने मतलब धन को $55 million को जोड़ा जा सकता है, ये बताया जा रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना जोड़ा जा सकता है कितना नहीं जोड़ा जा सकता, ये एक बार देख लीजिएगा, आपका न्यूज़पेपर की कटिंग है। अब यहाँ पर उपरोक्त जो सौदे होंगे उसकी शर्तें क्या होंगी, तो सबसे पहले जो अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूके जिनके बीच समाप्त हुई है, द टर्म्स ऑफ द डील विल बी द सेम, वो बिल्कुल सेम होगी जो आपका ट्रैश्ड आउट हो गया है यूएस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूके के बीच में। ये पैक्ट प्रोवाइड करेगा रिलीफ किसको, फ्रॉम द प्रपोज्ड अमेरिकन रिटेलिएटरी एक्शन, उसका जो रिटेलिएशन वाला एक्शन है उससे हमको क्या करेगा, रिलीफ देगा, वाइल कंफर्टिंग टेक जाइंट्स सच एज अमेजन, गूगल, फेसबुक दैट फेस द लेवाई। ठीक है, तो राहत प्रदान करेगा ये जो टेक दिग्गज हैं जिन पर कार्यवाही का सामना करने का हमेशा खतरा बना रहता है। ठीक है, अब पिलर्स क्या है इस फ्रेमवर्क के, तो ये डील करेगा ट्रांजिशनल और डिजिटल कंपनीज के साथ। पिलर जो है, ये पिलर जो है एंश्योर करेगा लार्ज मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस को इंक्लूडिंग डिजिटल कंपनीज पे टैक्स वेयर दे ऑपरेट एंड अर्न प्रॉफिट। तो सीधी बात है, जैसे आपने पोयम पढ़ा होगा पहले कि जहां से कंपनी ऑपरेट कर रही है और अर्न कर रही है प्रॉफिट, उसको वहां पर टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो डिजिटल कंपनी हो। ये इसका कीवर्ड है आपका, है ना, इस आर्टिकल का। डीलिंग विथ लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन टू एड्रेस क्रॉस बॉर्डर प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड ट्रीटी शॉपिंग। ठीक है, सीधी बात है कि सीमा पार लाभ स्थानांतरण और संधि के संदर्भ में संबोधित करने के लिए जो क्षेत्राधिकार है उसको भी एड्रेस करना इसका उद्देश्य है। कि पता चला बोले कि भैया यहां पर ये टैक्स इवेजन वाली बात हो जाती है ना, तो उसी को बचाने के लिए है, वैसा समझिएगा। ये जो पिलर है सीक्स टू पुट अ फ्लोर अंडर कंपटीशन अमंग कंट्रीज थ्रू अ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट करंटली प्रपोज्ड एट 15%। ठीक है, तो यहां पर जो इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है देशों के मध्य में, तो यहां पर न्यूनतम कॉर्पोरेट कर टैक्स की बात कर रहे हैं जो वर्तमान में 15% पर प्रस्तावित है। अब इसके बाद यहां पर इसका इंपैक्ट क्या होगा, तो भारत को वैश्विक कर व्यवस्था लागू होने पर गूगल, अमेजन, फेसबुक जैसी कंपनियों पर लगाए जाने वाले समान कर को वापस लेना होगा, तो इससे कहीं ना कहीं भारत पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये बेनिफिट करेगा इंडिया को, लाभ पहुंचाएगा। कैसे, इट कैन कैरी ऑन with the present 2% levy with the certainty until pillar 1 takes into effect.
along with a commitment from the US side to terminate the proposed trade action and not to impose further action as well। तो सीधी बात है, जो प्रस्तावित व्यापार कार्य हैं उनको समाप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे की कार्यवाही लागू नहीं होगी, और वर्तमान में जो 2% दर है भारत उसको वो जारी रख सकता है जब तक कि ये आपका प्रभाव में नहीं आता है। दिस वुड हेल्प prevent the tax loss arising due to online transaction as India has to roll back equalization levy 2.0 anyway after pillar 1। ठीक है, तो सीधी बात है कि जो ऑनलाइन लेन देन के कारण जो भी हार्म हो रहा था, नुकसान हो रहा था, तो उसको रोकने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा फेज है वो आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है, और सबसे जो पहला एमसीक्यू है हमारा उसमें पूछा जा रहा है कि सुबनसिरी जो जल विद्युत परियोजना उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि ये जो आपका सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रेविटी डैम ऑन द सुबनसिरी रिवर अलोंग द बॉर्डर ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरी बात ये लिखा गया है कि इसको डेवलप किया जा रहा है बाय द स्टेट रन, ये जो आपका एनएचपीसी है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ये भी ठीक है, और इसको एक्सपेक्टेड किया जा रहा है इसकी कब तक कंप्लीट किया जाएगा, तो 2026 तक बोल रहे हैं, जबकि ये गलत है आपका 2023 है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और आंसर आपका सी हो जाएगा, थर्ड बस गलत है आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरपोल से रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन या इंटरपोल जिसको बोलते हैं 194 सदस्यीय अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है इसका मुख्यालय जो है फ्रांस के लियोन में है, ये भी आपका ठीक है। तीसरा जो लिखा गया इसका गठन 1926 में, बिल्कुल जो गलत लिखा गया है ये आपका, ये आप देखेंगे तो ये 1956 देखिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में किया गया था, ये बता रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो ये जो किया गया था ये 1923 में किया गया था जब एक आयोग के रूप में इसको स्थापित किया गया, और 1956 में फिर ये इंटरपोल के रूप में जाना जाने लगा। तो ये गलत है, दोनों ईयर गलत दिया गया है, इसलिए आंसर आपका 1 और 2 ओनली हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भूकंप से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा आपका ट्रू है। तो पहला ये कि अर्थक्वेक को अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो शेकिंग ऑफ अर्थ, बिल्कुल ठीक बात है। शेकिंग ऑफ अर्थ, चट्टानों के बीच में से जो एनर्जी होती है वो बाहर आती है, उसी को बोलते हैं हम, है ना। तो ये आपका अर्थक्वेक जो है वो शेकिंग ऑफ अर्थ, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये नेचुरल इवेंट है और ये इसके कारण बता रहे हैं, तो ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। PSQL है ना, आप लोगों ने सुना होगा, है ना, P वेव्स, S वेव्स, L वेव्स। तो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक जो है आपके, अर्थक्वेक जो है आर फॉल्ट जोन, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक होते हैं, है ना, ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक भी होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कोयना बांध वाला, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैपिंग वगैरह दिखाई गई यहाँ पर, टुंड्रा सैटेलाइट सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा ट्रू है आपका। तो जो पहला लिखा गया है कि ये जो उपग्रह प्रणाली 2015 से 20 के बीच में रूस द्वारा स्थापित मिसाइल पूर्व चेतावनी सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है, ठीक है ना, एक ग्रुप है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये एक ऐसे सैटेलाइट्स की ग्रुप है जो ओको 1 जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसके प्रारंभिक चेतावनी उपग्रहों को बदलने के लिए रूसी पूर्व चेतावनी उपग्रहों की ये नेक्स्ट जनरेशन, ये भी ठीक है। इसके बाद ये पार्ट है आपका EKS और यूनिफाइड स्पेस सिस्टम का, which will also include several satellites in geostationary orbit, geostationary की बात कर रहे हैं आपकी, ठीक है ना। तो इसका जो है तीनों का तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस से रिलेटेड है, ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस से रिलेटेड है। संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पहला है कि NMD जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, भारत के दुग्ध पुरुष बोला जाता है उनको, तो उनकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। तो पहला बिल्कुल ठीक है। और 1921 से 2012 की अगर दौर देखें हम लोग, है ना, तो ये आपकी 100वीं जयंती मनाया गया था 2021 में, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा ये कि ये जो डे है सेलिब्रेट किया जाता है इंपॉर्टेंस के लिए, किसके महत्व के लिए, मिल्क की, कि क्या दुग्ध की, जो दूध की क्या इंपॉर्टेंस है एक व्यक्ति की लाइफ में, और प्रमोट किया जाता है उनके बेनिफिट्स को, अवेयरनेस फैलाई जाती है मिल्क और मिल्क इंडस्ट्री के बारे में, एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो बिल्कुल ठीक बात है ये भी। इसके बाद NMD 2021 कमेमोरेट्स द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर कुरियन, ठीक है ना।
तो ये जो है आपका तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। 150th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी नहीं है, ये 100वीं जयंती जो है आपकी है, इसलिए ये गलत है आपका। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट सही है, तीसरा केवल गलत है। तो इसका आंसर आपका ओनली 1 और 2 हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।